Principles of diagnosis and management of infectious disease in आयुर्वेदा पर बात करेंगे। आयुर्वेद के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कई सालों से हमने कुछ फील्ड्स पर काम अच्छा नहीं किया है, और उसमें से एक फील्ड ये है कि इन्फेक्शियस डिजीज को हम इस तरह से मानते रहे हैं कि आयुर्वेद के में इसका कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट नहीं हो सकता। लेकिन मेरा मानना है कि हमें धीरे धीरे करके अगर आयुर्वेद को एक कंप्लीट सिस्टम के रूप में डेवलप करना है तो हमें इस फील्ड में भी बहुत आसानी से हम अपनी स्ट्रेंथ शो कर सकते हैं। पिछले 82nd ये एक टॉक है आरएवी की तरफ से, और आरएवी ने एक बहुत बड़ा काम किया है कि बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जिस पर आपने अभी तक लेक्चर सुने हैं। उसमें सर्जिकल इंटरवेंशन, पैरा सर्जिकल इंटरवेंशन से लेकर के और बहुत सारे काय चिकित्सा के विषयों पर भी हमने प्लीज माइक ऑफ कर दीजिए। सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना माइक ऑफ रखें प्लीज। हेलो, अब सुन रहा है ना? Am I audible? यस सर, यस सर। ओके। तो जो काम हम लोग टीचिंग में 6 साल में करते हैं, आरएवी 1 साल में बहुत सारे ऐसे प्रतिष्ठित गुरुओं के माध्यम से वो काम 1 साल में बच्चे को हम तैयार करते हैं। ये बहुत बड़ा प्रयास है आरएवी का, और मैं इसकी स्तुति करता हूँ। और निश्चित रूप से हम समझते हैं कि 1 साल वो जो बच्चा सीधा अपना फील्ड में प्रैक्टिस के लिए तैयार हो सकता है, और उस फील्ड में प्रैक्टिस के लिए उसको सारे टोटल मैनेजमेंट का एक निदर्शन, डिमॉन्स्ट्रेशन और प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और उसी दिशा में मेरे पास में आरएवी की तरफ से कुछ सब्जेक्ट थे कि आप आवरण पर बोलिए या आप किसी रोग विशेष पर बोलिए। तो मैंने समझा है कि ये तो बहुत सारे रेफरेंसेस हम दे देंगे और शास्त्र चर्चा भी कर लेंगे, लेकिन कुछ चैलेंजेस को हम जो आयुर्वेद को फोरफ्रंट लाने में सहायक हो सकते हैं उनके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। इसीलिए मैंने आज ये अपनी चॉइस से ये सब्जेक्ट चुना है। मैं आपसे निवेदन करूं कि आयुर्वेद में एक अद्भुत क्षमता है कि वो किसी भी चीज को बहुत सूक्ष्म निर्देशन कर सकते हैं। जो कंसाइज या प्रिसाइज ब्रीफिंग है वो आयुर्वेद की एक विलक्षण क्षमता है, और इसको बहुत सारे लोग आयुर्वेद की कमजोरी मानते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि आयुर्वेद जितनी सूक्ष्मता से, क्योंकि आयुर्वेद का जो विषय वस्तु है वो बहुत बड़ा है। जब हम लाइफ साइंस पर काम करते हैं और जीवन के हर पहलू पर हमें कुछ न कुछ लिखना है, और जीवन से पहले और जीवन के बाद तक के तथ्यों पर विचार करना है, तो केवल हमें मेडिकल साइंस नहीं लिखना है, तो हमारा विषय बहुत बड़ा हो जाता है। और इतने बड़े विषय को केवल 12,000 श्लोकों में समेट लेना चरक के द्वारा, ये आयुर्वेद की एक विलक्षण क्षमता है। लेकिन इस सूक्ष्मता के कारण से या इतना कंसाइज और प्रिसाइज लेखन के कारण से बहुत सारे हमारे विद्यार्थी उसकी गहराई तक नहीं जा पाते, और इसका दायित्व हमारे सम्माननीय गुरुजनों पर है कि वो इस तत्व को जो इतनी सूक्ष्मता से बताया गया है उसका विस्तार अपने प्रयोग के साथ में
छात्रों को करके बताएं। ऐसा ही एक विषय है जो अत्यंत संक्षेप में लिखा गया है, वो है कृमि विज्ञान या उपसर्ग विज्ञान। आयुर्वेद में बहुत थोड़े से कुछ सूत्र मिलते हैं, कुछ कृमियों के नाम उल्लेख मिलता है और कुछ उनकी चिकित्सा क्रम भी मिलता है। और ऋग्वेद से लेकर के संहिता ग्रंथों तक इन 2000 से लेकर के 5000 के सालों में ये एक बहुत बड़ा विस्तृत ज्ञान है जो हारीत तक आते आते कुछ अदृश्य कृमियों के रूप तक पहुंच गया। और वे जो अदृश्य कृमि हैं या कवक है या कुछ उपसर्ग हैं या अभिसंग है, भूताभिसंग है, उन सब को हमें इन्फेक्शियस सोर्सेज मानना चाहिए। अब वो इन्फेक्शन के सोर्स वायरल भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, फंगल भी हो सकते हैं और बहुत सारे अभी जो नए डेवलप हो रहे हैं सोर्सेज, वो सब उसके अंतर्गत मान सकते हैं। और भूताभिसंग का सीधा अर्थ केवल इतना है कि जो चीज है, एग्जिस्टेंस में है लेकिन विजिबल नहीं। तो जो विजिबल नहीं है इतना सूक्ष्म है कि वो स्थूल इंद्रियों से दृष्टिगत नहीं होता है, उसको हमें भूताभिसंग मानना चाहिए और उसको, लेकिन उसका उपाय भी जरूर ढूंढना चाहिए। अब उपाय ढूंढने के लिए देखिए, चिकित्सा तो हम बहुत तरीके से बता देंगे, लेकिन उससे पहले हमें इसका सिद्धांत समझना पड़ेगा। और सिद्धांत बड़ा सादा सीधा सादा सिद्धांत है कि कृमि, कवक, उपसर्ग और अभिसंग। सुश्रुत ने उपसर्ग को पहली बार कॉन्टाजियस उपसर्ग, जो स्पर्श से फैलने वाले उपसर्ग हैं, उनके बारे में सुश्रुत ने सबसे पहले बताया। और चरक केवल कृमि के ऊपर बताता है। अब विज्ञान ने हमें या हमारे आयुर्वेदिज्ञों ने भी ये एक भ्रांत धारणा हो गई कि कृमि का मतलब पैरासाइट होता है और बैक्टीरिया पर आयुर्वेद में कुछ खास नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो कृमि, जो दृश्य कृमि हैं, वे कृमि भी हो सकते हैं और जो अदृश्य कृमि हैं वो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। और उनमें से ही कुछ ऐसे वायरसेस और बहुत सारे फंगल इन्फेक्शंस जो है वे भी उसी के अंतर्गत समा सकते हैं। लेकिन उनके चिकित्सा क्रम जो है वो किस तरह से करना है ये हम आगे देखते हैं। 20 प्रकार के माइक्रोब्स के बारे में आयुर्वेद में वर्णन है, लेकिन वो 20 प्रकार के कृमि एक्चुअल में हम गिनना शुरू करेंगे तो वो 20 से कहीं अधिक है। आप देखेंगे उसमें क्या है कि उसकी कुछ संख्याओं का अभी तक निराकरण नहीं हो पाया है, लेकिन वो संख्या जो है वो उस समय में, आप सोचिए कि 5000 साल पहले जब इस प्रकार के साधन डेवलप नहीं थे, उस समय भी अदृश्य कृमियों के बारे में लिखना, और ये बहुत बड़ा विज्ञान था। और किस तरह से अदृश्य को उन्होंने आइडेंटिफाई किया, उनका वर्ण भी बताया, उनका स्थान भी बताया और उनके कारण से होने वाले रोगों के बारे में भी बताया। तो ये बात साधारण नहीं है। आज के परिदृश्य में ये बात बड़ी साधारण लगती है। इसके अलावा दूसरी विष और आम विष और असात्म के कारण से जो भूताभिसंगज व्याधियां होती हैं उनके बारे में भी एक बड़ा विस्तार से तो नहीं, लेकिन बहुत संक्षेप में उनके बारे में भी वर्णन है। अब इन कृमियों के बारे में वर्णन करने के तुरंत बाद में आचार्य का जो मूल सिद्धांत है वो सॉइल, सीड और सीजन का है। ऋतु, क्षेत्रांबु, बीज जिसको हम कहते हैं, वो हमारी मुख्य थ्योरी है। और उसके आधार पर वो जो कृमि की रोगोत्पादकता है वो निर्भर करती है कि वो क्षेत्र क्या है, वो बीज क्या है और वो ऋतु क्या है। अदरवाइज ये सब कृमि उस समय प्रभाव रहित हो जाते हैं
यदि क्षेत्र जो है वो अच्छी स्थिति में है, सीड जो है वो दुर्बल स्थिति में है, या सीजनल फ्लक्चुएशंस जो है उस पर कोई विपरीत प्रभाव डालते हैं, तो ऐसी स्थिति में कृमि या पैरासाइट या किसी प्रकार के बैक्टीरिया या माइक्रोब का प्रभाव जो है वो हमने देखा है। कि हम एक बात और कि आयुर्वेद में जब हम कारण की बात करते हैं, व्याधि के कारणों की बात करते हैं, तो उसका एक सीक्वेंस है, उसका एक क्रम है कि आहार पहला कारण है। आहार संभवम वस्तु रोगाश्च आहार संभवा, तो पहला कारण आहार है। अब वह आहार कितने प्रकार का हो सकता है? आहार उदक भी हो सकता है। आहार जो है वो हमारा श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया से, तो प्राण, उदक और अन्न, ये 3 प्रकार के आहार तो ये हुए। एक और प्रकार का आहार है जो इंद्रिय से ग्रहण किया जाता है, वो भी हमारा आहार है, क्योंकि वो अंतःकरण के आहार है। मानसिक जो चिंत्य विचार्य हुए ध्येय संकल्प इत्यादि कारण है, वे भी हमारा आहार है। तो इसलिए आहार की प्रक्रिया में 2 प्रकार के आहार है, एक अंतःकरण का आहार, एक बाह्यकरण का आहार। लेकिन हम बाह्यकरण के आहार की ही बात करते हैं, तो उस पर अग्नि एक दूसरा फैक्टर है। इस क्रम में जो दूसरा निदान का सोर्स है वो अग्नि है। यदि वो आहार असम्यक है या सम्यक है, अग्नि सम्यक है, तो डाइजेशन मेटाबॉलिज्म होकर के उस आहार की कारणता का निरासन हो जाता है, या वो आहार जो है वो किसी न किसी ढंग से मल रूप में परिवर्तित होकर के अग्नि के माध्यम से वो निकल जाता है। लेकिन अग्नि यदि दुर्बल है तो वह आम या आम विष में कन्वर्ट होता है, और ये पहला प्रकार का पैथोजन या विकृति कारक तत्व शरीर में बनता है, जो न तो अभी तक धातु दोष धातु मलों में रूपांतरित हुआ है, न वो आहार ही रह गया है। तो ये एक इंटरमीडिएट पोजीशन है आहार की, जो आम और आमविष के रूप में परिवर्तित होता है, वो रोगों का आदि कारण है। और वही आम या आमविष दोष धातु और मलों के साथ संश्लिष्ट होकर के, संलग्न होकर के दोष धातु सम्मूर्छना का काम करता है, और ये प्रक्रिया स्रोतस में होती है। और स्रोतस में होने के लिए, इस प्रक्रिया के लिए क्षय वैगुण्य आवश्यक तत्व है। यदि किसी स्रोतस में पहले से किसी प्रकार की वैगुण्य है ना, वहां पर किसी रचनात्मक या क्रियात्मक स्वरूप की दृष्टि है, तो ऐसी स्थिति में वो जो प्रवाहित होने वाला आहार विहार है, जो कि आमविष से संश्लिष्ट है, या वो दोष दूष्य जो आमविष से संपृक्त है, वे उन स्रोतस में अपनी दूषण क्रिया करते हैं, या उन स्रोतस को विगुणित करते हैं, या उन स्रोतस की दुष्टि करते हैं। और इस पर ऋतु क्षेत्रांबु बीज, ये उसको द्विगुणित या त्रिगुणित या चतुर्गुणित या उसका स्पेसिफिकेशन करते हैं। ये खलु निदान दोष दूष्य विशेषेभ्यो भावा भाव प्रति विशेषा भवन्ति। अगर भावा भाव जो रोग कारक भाव है, उनके प्रतिविशेष भाव शरीर में मौजूद है, तो उनका रोगों का उत्पादन संभव नहीं है, या फिर रोग बहुत अल्प स्वरूप वाले होते हैं, या फिर रोग चिरकाल में होते हैं, या रोग तनु होते हैं। और यदि ऋतु क्षेत्रांबु बीज उसको सपोर्ट करते हैं, तो रोग की उग्रता अधिक हो जाती है, और रोग जल्दी हो जाते हैं, और सर्व संपूर्ण लक्षणों वाले हो जाते हैं। अब एक बात तो ये बात तो है रोग के आदि कारणों के संदर्भ में, लेकिन ये रोग के आदि कारण उस पुरुष में जिसमें वो इस तरह की मिथक क्रिया या इंटरेक्शन करते हैं, उस पुरुष में भी ये 10 भाव है जो रोग के कारणों को सपोर्ट करते हैं या अपोज करते हैं।
देशम दूष्यम बलम कालम प्रकृतिम अनलम वयः सत्वम सात्म्यम तथा प्रकृति पृथक विदा। ये जो 10 कारण हैं जो इस पुरुष में है, उस पुरुष का जीनोटाइप और फिनोटाइप जो है वो उस रोग के आदि कारणों के अनुकूल है या प्रतिकूल है। यदि अनुकूल है तो रोग की उग्रता अधिक होगी और प्रतिकूल है तो रोग की उग्रता तनु होगी या डाइल्यूट हो जाएगा। और इसी तरह से देश भी कैसा है, दूष्य भी कैसा है, रोगी का बल कैसा है, काल कैसा है, अनल और वय सत्व इत्यादि क्या है, वो रोगी के उन आदि कारणों को सपोर्ट करते हैं या उनके प्रतिकूल है। ये दूसरी बात। अब संप्राप्ति का एक रोड मैप बनता है। इससे क्या है कि एक संप्राप्ति का अधिष्ठानांतर बनता है, एक संप्राप्ति की निदान यथा दुष्टेण दोषेण यथा चानु विसर्पता, जो अनुविसर्पता होती है उसका जो प्रसरण होता है, उसका जो स्प्रेड आउट होता है, वो जो प्रसार में जाता है, वो कैसे होता है कि सबसे पहले जो निदान है वो आहार है। आहार असम्यक है, आहार विधि विशेषायतन का प्रयोग नहीं किया गया है, आसन पर विचार का ध्यान नहीं रखा गया है, मात्रा पूर्वक सेवन नहीं किया गया है, या उस आहार की जो रोगोत्पादकता है वो अधिक है और स्वास्थ्य उत्पादकता कम है। एक बात। दूसरी बात, वह आहार जो बैड फूड वही निदान है और वही आम या आमविष में परिवर्तित हो जा रहा है। वो आमविष और आम में परिवर्तित होने के बाद में उसका संचय, प्रकोप, प्रसर इत्यादि 6 अवस्थाएं होती हैं और उन 6 अवस्थाओं में वो बॉडी के उस पार्ट को इन्वेड करता है, उस पर आक्रमण करता है जो पहले से दुर्बल है, जहां पहले से किसी प्रकार का क्षयवैगुण्य उपस्थित है, जो जेनेटिकली पुअर है या जो किसी प्रकार के विहारज कारणों से या रात्रि जागरण से या और अनेक प्रकार के मानसिक स्ट्रेस, एंजाइटी इत्यादि कारणों से जिस कारण में दुर्बलता है, जिस स्थान में दुर्बलता है, उस स्थान पर उसका प्रभाव सर्वाधिक होता है। तो ये एक बड़ी सामान्य सी प्रक्रिया है। अब ट्रीटमेंट जब प्रोटोकॉल्स हम बनाते हैं तो वो भी इसी आधार पर बनाते हैं कि इन्फेक्शंस भी एक तरह का कारण है। इन्फेक्शन, ये क्या हो गया वापस? इन्फेक्शन भी एक तरह का कारण है और वो कारण है जिस तरह से आहार एक कारण है, जिस तरह से आमविष एक कारण है, जिस तरह से क्षयवैगुण्य एक कारण है, जिस तरह से स्रोतोदुष्टि एक कारण है, जिस तरह से समूर्छना एक कारण है, वैसा इन्फेक्शन भी एक कारण है। वो इन सब को पोटेंशिएट कर सकता है और प्रभावी बना सकता है। वो इनको बहुत तीव्रता ला सकता है, वो इस पूरी प्रक्रिया को फास्ट कर सकता है। तो ये एक जरूर कारण है, इस कारण से हम इनकार नहीं करते। अब इस इन्फेक्शन को कैसे हम चेक करेंगे ये मैं बताऊंगा। तो अब दोष, दूष्य, स्रोतस ये मुख्य कारण है। क्यों? कि दोष जो है वो आभ्यंतर कारण है। अगर वो स्वस्थावस्था में, समावस्था में, अग्नि समावस्था में है, धातु अपने पुष्ट अवस्था में है, स्रोतस अपनी प्राकृत अवस्था में है, तो रोग उत्पन्न होने की कोई संभावना नहीं है इन्फेक्शन होने के बावजूद भी। इसीलिए आचार्य लिखते हैं, यदेतत् स्रोतांसि प्रकृति भूतत्वा न विकारे उपसृज्यते शरीरम। जब तक स्रोतस प्रकृति भूत है तब तक रोग होने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए इन्फेक्शंस कारण हैं, लेकिन स्रोतस और दोष, दूष्य ये ज्यादा प्रमुख कारण हैं। अब दूसरी बात यह है कि कोई सिंगल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल किसी भी डिजीज को, इन्फेक्शन को भी, इवन अगर हम केवल इन्फेक्शन को पर कंसंट्रेट करते हैं और उस पर ध्यान देते हैं और स्रोतस दोष, दूष्य को अवॉइड करते हैं या उस व्याधि के
आरंभक जो स्थान है उसको अवॉइड करते हैं तो रोग ठीक होने की कोई संभावना नहीं है। केवल इन्फेक्शन के दूर होने की संभावना है, लेकिन उस प्रक्रिया का जो संप्राप्ति संगठन हुआ है उसके विघटन की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि संप्राप्ति एक प्रकार का एक कंपोजिट इफेक्ट है और उस कंपोजिट इफेक्ट में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं जिनको यदि टाइमली एड्रेस नहीं किया गया और एक प्रधानिक कारण को एड्रेस किया गया तो यह प्राधानिक कारण है। प्राधानिक कारण की चिकित्सा से उसके आदि कारण का समाधान नहीं होता है। तो इसलिए नॉट ए सिंगल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इज गिवन टू रेस्ट्रिक्ट, आइडेंटिफाई एंड ट्रीट द लाइन ऑफ इन्फेक्शन। ये कोई सही या वाइज डिसीजन नहीं है हमारे हिसाब से। हम देखते हैं कि ज्वर, शोथ, शोष, कुष्ठ, व्रण इत्यादि में इन्फेक्शंस कारण हैं, लेकिन उसमें आमाशय भी उतना ही कारण है, आमाशय की ऊष्मा भी उतना ही कारण है, उसमें रस भी उतना ही कारण है, स्वेद व स्रोतस भी उतना ही कारण है, स्रोतस का संग भी उतना ही कारण है। तो ऐसी स्थिति में यदि उस संप्राप्ति संगठन का विघटन नहीं हुआ और केवल इन्फेक्शन को हमने कंट्रोल किया तो वह चिकित्सा संपूर्ण चिकित्सा नहीं हो सकती है। तो इसलिए हम देखते हैं बार बार अपने ट्रीटमेंट के दौरान कि ये एक चिकित्सा नहीं है। एक बात और, हमारे पास में दो तरह के पैथोलॉजिकल स्क्रीनिंग है। एक तो ये है कि आपने सिलोंच वृत्ति न्याय सुना होगा कि जिसमें जो भिक्षुक खेतों में से निकलते थे और वहां खेतों में जो गेहूं के दाने या अनाज के दाने जो गिर गए हैं उनको मिट्टी में से चुन करके अपना भोजन बनाते थे। और एक दूसरा कारण यह है कि हम दाल में से कुछ कंकर जो है वो निकाल करके अलग करते हैं। तो सिलोंच वृत्ति न्याय में हमें ग्रॉस में से थोड़े उपयोगी अंश को चुनना है और जब हम दाल में से कंकर निकालते हैं तो हम उपयोगी में से कुछ थोड़े से अनुपयोगी अंश हैं उनको चुनते हैं। तो ये तो बड़ा सीधा सिद्धांत है कि आप जो पैथोजन है वो अगर कम है तो हम स्वास्थ्य जो कि ज्यादा मात्रा में है, बहुत सारे दोष, दूष्य, स्रोतस, प्राकृत है तो उनको सेव करते हैं। और यदि वो बहुत बड़ा कारण हो गया है, पैथोजन बहुत बड़ा हो गया है, विकृति कारक हेतु बहुत अधिक हो गए हैं, तो हमें फिर मर्म त्रिमर्म को बचाना है। हमारे पास में दो उपाय हैं। एक तो हम यदि विकृति कारक बहुत है तो हमें त्रिमर्म को बचाना है, और विकृति कारण यदि बहुत कम है तो विकृति कारण को ही दाल में से कंकर की तरह से निकाल करके बाहर फेंक देना है। तो हमारे पास में दो तरह के उपाय हैं और ये दोनों उपाय शास्त्र ने चरक सूत्र 17 में कहा कि आप त्रिमर्म को बचाइए। फिर त्रिमर्म चिकित्सा अध्याय में भी ये कहा कि आप त्रिमर्म को बचाइए। क्यों? कि विकृति का विस्तार बहुत है। अगर विकृति इतनी विस्तृत हो गई है तो आप 3 जो प्रमुख वाइटल ऑर्गन्स है उनको बचाइए, और यदि विकृति कम है तो विकृति को ही निकालिए। तो यदि इन्फेक्शन के कारण से त्रिमर्म तक पहुंच रहे हैं तो त्रिमर्म को बचाना है। और त्रिमर्म का व्यापक जो सिद्धि स्थान में फिर एक बार 9वां सिद्धि स्थान, उसमें त्रिमर्मिया सिद्धि लिखा आचार्यों ने, तो वो से स्थिति तक जाना पड़ेगा। त्रिमर्मीय चिकित्सा से सिद्धि तक जाना पड़ेगा और उसमें हमें बहुत सारे नश्य इत्यादि के उपक्रम जो है वो भी बताए गए। तो कुल मिलाकर के हमें रोग के उत्पादक तत्वों की मात्रा का ध्यान रखते हुए चिकित्सा करनी है। यदि उत्पादक कारण की अधिकता है तो हमें उन मुख्य अवयवों को बचाना है जो जीवन के लिए प्राणायतन है या आवश्यक है।
और यदि मात्रा रोगोत्पादक कारणों की कम है तो फिर हमें रोगोत्पादक कारण को ही स्क्रीन आउट करके और उसको बाहर निकालना है। तो ज़्यादातर इन्फेक्शन की स्थितियों में ऐसा ही होता है कि इन्फेक्शन की शुरुआत की स्टेज में इन्फेक्शंस बहुत माइनर होते हैं और उसी स्थिति में हमें उसको स्क्रीन आउट करके बाहर निकालना। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास में कोई उपसर्ग नाश करने की कोई चिकित्सा नहीं है। हम और अनेक प्रकार की चिकित्साएं करते करते हमें ये पता लग गया था कि किस तरह से इस शरीर को डिसइंफेक्ट किया जा सकता है या उपसर्ग रहित किया जा सकता है। और जब सुश्रुत उस समय सर्जरी करते थे तो ये निश्चित रूप से उनके पास में स्टरलाइजेशन या डिसइंफेक्ट करने का साधन तो था ही, और उसी समय हमने खदिर, शिशिर, बिडंग इत्यादि प्रकार के कृमिघ्न उपायों की चर्चा उस समय भी कर दी। तो ऐसे में हमारे पास में स्टरलाइजेशन या डिसइंफेक्शन के साधन बहुत थे, लेकिन उनको हमने बहुत दिनों तक प्रयोग नहीं लिया और हम अपने आप को कुछ रोगों तक सीमित करते रहे। लेकिन अब जबकि समय ऐसा है कि लोग अपना प्रारंभिक अवस्था में आयुर्वेद में आने लग गए हैं, और इसके लिए मैं आयुष विभाग का धन्यवाद दूंगा कि आयुष की लोकप्रियता में या आयुष के चलन में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है और ये इन्हीं 5 सालों में बहुत विस्तार को प्राप्त हो गया। तो अब हम सब गुरुजनों का और हमारे आदरणीय पूज्य गुरुजनों का ये एक दायित्व है कि वे अपने छात्रों को इस तरह से तैयार करें कि किसी भी तरह की इन्फेक्शियस डिजीजेज हो तो भी हम उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें और उस पर काम करना शुरू कर दें। तो इसके लिए हमारे पास में मैं अभी आपको रोग की चिकित्सा बताना या कोई द्रव्य बताना बहुत आवश्यक नहीं समझता हूँ, लेकिन कुछ सिद्धांत अभी बताएंगे। तो अब हमें क्या करना है कि सिलोन से वृत्ति से उपाय करना है या दाल में से उसको कंकर को निकालना है, मतलब धूल में से, मिट्टी में से अनाज निकालना है या दाल में से कंकर निकालना है, पहले तो ये तय करें। तो यदि वो पहली प्रक्रिया है तो पर्पज इज वेरी क्लियर, टू कंजर्व द यूजफुल एंड थ्रो आउट द वेस्ट। अब वेस्ट को हमें ध्यान नहीं देना है और जो यूजफुल है उसको हमें बचाना है। और वो यूजफुल कितना हो सकता है वो त्रिमर्म तक सीमित कर सकते हैं हम, उसको बचाने के बाद में भी बच सकता है, सब कुछ मर्मोपघात नहीं होना चाहिए। इफ द इन्फेक्शंस आर इनॉर्मस वी विल सेव द हेल्दी टिश्यूज। और यही एक प्रॉब्लम होती है कि जब हम किसी की लैब रिपोर्ट देखते हैं वो लैब रिपोर्ट हमें उसका डैमेज तो बताती है, लेकिन ये वैद्यों का काम है कि व्हाट इज सेव्ड, बचा हुआ क्या है। हम जो डैमेज हैं उस पर ही केंद्रित करने लगते हैं अपने आप को, जो बचा हुआ है उसको बचाने की बहुत कोशिश नहीं करते हैं। तो इसलिए जो कुछ बचा हुआ है, जो हेल्दी टिश्यूज हैं, उनको हम उनका जीवन बढ़ा करके उनको ऑफेंस, उनको आक्रमण करने की क्षमता को बढ़ा करके उस इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी बात, ऑर्गन फिजियोलॉजी हमारी धातुओं पर निर्भर करती है। हमारी साइंस में डिफरेंट ऑर्गन्स का फिजियोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है। क्यों? कि हम मानते हैं कि धातु के 2 स्वरूप है, एक अस्थायी धातु है या परिणाम आपद्यमान धातु है, वो धातु है, और जो स्थायी धातु है या परिणाम प्राप्त है वही ऑर्गन है। इसलिए हमारे पास में बहुत अच्छा उपाय है कि हम धातु की पुष्टि का या जो परिणाम आपद्यमान धातु है वो अपने श्रेष्ठ प्रमाण में और श्रेष्ठ परिणाम में बने, तो वो अपने ओज को प्राप्त हो, तो फिर वही धातु उस ऑर्गन का रिपेयर करने वाला या उस ऑर्गन को सेव करने वाला हो सकता है। तो हम अपना जो
डिफेंस सिस्टम है उसको उस ऑफेंस के अगेंस्ट या उस आक्रमण के अगेंस्ट धातुओं की पुष्टि के कारण से उसको मजबूत बना सकते हैं। और इसके लिए हमारे पास में बहुत सारे रसायन उपाय हैं। हर एक धातु के रसायन तक पहुंचना ये बड़ा सरल सा काम है। और हम जानते हैं कि कौन से द्रव्य से कौन सा धातु अपने श्रेष्ठ परिणाम को प्राप्त होगा। तो ये बड़ी साधारण सी प्रक्रिया है जिसको हम प्रयोग में लाते हैं और इसका रिजल्ट भी पाते हैं। तो आयुर्वेद में ये बड़ा क्लियर डायरेक्शन है कि किस धातु की श्रेष्ठता के लिए, किस धात्वग्नि के पाचन के लिए, है ना, रसाग्नि पाचक क्या है, मांसाग्नि पाचक क्या है, रक्ताग्नि पाचक क्या है, ये सब हमारे पास उपाय है। और महाराष्ट्र में और मैं कई जगह देखता हूँ सब लोग इस प्रकार के उपाय निकाल चुके हैं और हमारे यहाँ शास्त्रों में भी इस प्रकार के निर्देश है। अब तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि हमें सीजन, क्षेत्र और बीज, इन तीनों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब ये मेरा एक छोटा सा आपको निवेदन है, मैंने अपना जो दिमाग लगाया है उसके हिसाब से हमारे शरीर में 3 दोष हैं और ये 3 सिद्धांत हैं जिनके अगेंस्ट में हमें काम करना है। तो इसमें क्षेत्र क्या है, वह कफ है। हमारे इस शरीर का संपूर्ण जो पोषण है, संपूर्ण जो एनर्जी फ्लूइड है वो कफ है। क्योंकि वो जो कफ है वही फेनभूत बनना चाहिए, वही उत्तम स्वरूप का बनना चाहिए। क्यों कि अधिकांश धातुएं कफ का आश्रय है। रस, मांस, मेद, मज्जा और शुक्र, ये सब क्या है कि कफाश्रित धातुएं हैं या द्रव प्रधान धातुएं हैं। और कफ हमारा इस अग्नि सोमात्मकम जगत में जो शरीर है वो सोमात्मक स्वरूप, उसमें कफ स्वरूप है। और वह कफ जो है वो इस शरीर का क्षेत्र है। और वो कफ जितना उत्तम, प्राकृतस्तु बलम श्लेष्मा विकृतो मल उच्यते। प्राकृत श्लेष्मा ही बल है, प्राकृत श्लेष्मा ही रोगों से लड़ने की क्षमता है, प्राकृत श्लेष्मा ही सॉइल है। ये बात समझ में आनी चाहिए हमें। अगर हम इस कफ को या बॉडी के वाइटल फ्लूइड्स को हम उत्तम तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं, रिजनरेट कर सकते हैं और उनको और अधिक पोटेंशिएट कर सकते हैं टू ऑफेंस द डिजीज कॉजेज, तो फिर हम बचे रहेंगे। क्योंकि प्राकृत श्लेष्मा ही बल है। आचार्य कहते हैं प्राकृत श्लेष्मा ही बल है, तदैव ओजः स्मृतक काय, और वही ओज है। तो प्राकृत श्लेष्मा का एक स्वरूप यह है कि वो स्नेहो, बंधा, स्थिरत्वम, गौरवम, भ्रष्टा, बलम ये करता है। लेकिन प्राकृत श्लेष्मा का एक और लेवल का और सुपीरियर मोस्ट लेवल का काम यह है कि क्षमा, धृतिर, अलोभश्च। श्लेष्मा केवल शरीर की फिजियोलॉजी मेंटेन करने वाला एक वाइटल फ्लूइड मात्र नहीं है, वही ओज है जो शरीर में क्षमा, धृति और अलोभ का भी कारण है। इसलिए वो प्राकृत श्लेष्मा ही बल है और प्राकृत श्लेष्मा ही ओज है, उसका ध्यान सबसे पहले रखना चाहिए। अब वो प्राकृत श्लेष्मा में एक बात और जोड़ दी लोगों ने कि वो तमस है या इनर्ट है। तो शरीर में क्रिया का होना या क्रिया का नहीं होना, ये दोनों ही फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज है। पोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन, ये 3 तरह की एक्टिविटी है कि किसी भी चीज को होना और किसी चीज में विश्राम ले लेना, इंटरवल दे देना। तो ये तमस, जो सात्विक तमस है या जो सत्व संयुक्त तमस है, उसका नाम ही कफ है। और वही कफ जो है वो शरीर का बल है और वही इस शरीर को विश्राम देता है और रिपेयर करता है। दूसरी बात बीज, तो बीज जो है वो सूर्य है, अग्नि है। बीज में इस शरीर का ये जो अग्नि है ये इस शरीर के
इस आहार को जो पांच भौतिक है, षड्रसात्मक है, विंशति गुणात्मक है, लेकिन चैतन्य युक्त नहीं है। और वो चैतन्य कहाँ से मिलता है इस आहार को? वह इस अग्नि से मिलता है। ये अग्नि है वो उसको जीव रक्त में कन्वर्ट करती है, उसको चैतन्य में कन्वर्ट करती है, उसको एक बायोलॉजिकल एंटिटी में कन्वर्ट करती है। जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है उसको बायोलॉजी में कन्वर्ट करने वाला तत्व जो बीज है वो अग्नि है, और वह सूर्य का प्रतिनिधि है इस शरीर में। और वह जो अग्नि है वही सत्व है, वही डाइजेशन मेटाबॉलिज्म का एसेंस है। एसेंस मतलब जिसको हम सत्व सारता कहते हैं। वो इन सारी धातुओं का और इस पूरे शरीर के ट्रिलियंस ऑफ द सेल्स का जो अंश है, जो उसमें सब में चैतन्य अंश है, वो तत्व है सत्व। और वह सत्व जो है वो हमारे माइंड का फ्लूइड है, माइंड का फ्यूल है। और वह सत्व जो है वही सत्वम औपपादुकम यत जीवम स्पृक् शरीरेण सह अभिसंबध्नाति, जो माइंड और बॉडी के बीच को कनेक्ट करता है। वही सत्व है जो अगर संयुक्त रहता है तो व्याधियां नहीं होती है। शील, भक्ति, शौच, आचार इत्यादि जो है वो उत्तम रहते हैं। यदि ये सत्व की अपगमन पुरस्कृते शीलम मत्स्य व्यावर्तते भक्तिर विपर्यस्तते और व्याधय आप्यायन्ते, ये सत्व की हानि से ही व्याधियां होती है। ये आचार्य ने सारे स्थान 4 में लिख रखा है। तो सत्व जो है ये उस बीज का उत्तम स्वरूप में परिवर्तन करने का साधन है। तो सत्व जो है वही अग्नि है, वही सूर्य है, वही हमारा पित्त भी है। और ये जो सत्व है ये प्रारंभिक रूप से माता पिता के शुक्र शोणित संयोग के समय, माता पिता के संयोग से शुक्र शोणित संयोग के समय गर्भ रसादृश पहला बीज माता पिता से मिलता है। और उस बीज की पुष्टि फिर उस कफ रूप जो हमारा सॉइल है वो धीरे धीरे बॉडीली फ्लूइड है वो उसको डेवलप करते हैं और धीरे धीरे वृद्धिंगत करते हैं, जिससे हम ये देह वृद्धिंगत देह उत्पन्न होती है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है सीजन। ये वायु है जो इस सीजनल फ्लक्चुएशन का कारण है। ये वायु इस शरीर की ऋतु है। जो शरीर का जो सीजन है, इंटरनल जो एटमॉस्फेयर है, वो इंटरनल एटमॉस्फेयर या बॉडीली एटमॉस्फेयर और कॉस्मिक एटमॉस्फेयर में कोई अंतर नहीं है। जो कॉस्मिक एटमॉस्फेयर है वो भी वायुमंडल के कारण से बनता है, और शरीर का जो एटमॉस्फेयर है, शरीर का जो इंटरनल एटमॉस्फेयर है वो भी वायु से बनता है। और ये जो वायु है ये बाहर रेन, विंटर और समर का कारण बनता है, और ये शरीर में भी इसी प्रकार के कर्मों को करने वाला होता है। वायु योगवाही है। वायु जब शीत से संश्रित होता है तो वो योगवाह परम वायु संयोगार्थ व्यार्थकृत शीतकृत है ना, दाहकृत तेजसा युक्त है शीतकृत सोम संश्रय। तो वायु में ही सोम संश्रय है या तेज संश्रय है। ये वायु जो है ये इस शरीर का सीजन है। वायु इस शरीर का इंटरनल एटमॉस्फेयर है। वायु के कारण से ये फ्लक्चुएशंस हैं, वायु के कारण से ये वैषम्य है, वायु के कारण से ये अनुभूतियां हैं, वायु के कारण से ये हमारी इच्छा है, उसका अटैचमेंट है, उसका डिटैचमेंट है, उसका एवर्जन है, उसकी फिर से इच्छा है। ये सब वायु के निमित्त है। इसलिए क्या है कि जो तीसरा दोष जो वायु है वो इस शरीर की एटमॉस्फेरिक क्रिएशन है, और उस सीजन को, उस शरीर के सीजन को कंट्रोल करने वाला पदार्थ है। तो ये 3 मुख्य सिद्धांत हमने
कॉस्मोस से लिए, है ना, सोम सूर्यानिलस्तथा धारयन्ति जगद्देहम, है ना, विसर्ग आदान विक्षेप। ये जो विसर्ग आदान विक्षेप सोम सूर्य अनिल से जो प्रकृति में होते हैं वही शरीर में होते हैं। तो इसलिए इस शरीर में इन 3 सीड, सॉइल और सॉइल, सीड और सीजन को अगर हम कंट्रोल करते हैं, वो भी वात, पित्त और कफ के रूप में, तो इन जो इन्फेक्शियस डिजीजेज है इस पर हम ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। तो इन्फेक्शियस डिजीजेज के मामले में पहले मैं भी नहीं सोचता था, लेकिन अब बहुत सारे पेशेंट हमारे पास में बिल्कुल पहली बार जब वो बीमार होते हैं तब आते हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसको एंटीबायोटिक लेना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब एंटीबायोटिक क्यों लेना चाहिए, जब कोई वायरस है तो एंटीबायोटिक क्या करेंगे उसमें, कि एंटीबायोटिक इस शरीर में वो डेवलप नहीं होने देंगे। तो अभी कोरोना के पीरियड में भी बहुत सारे एंटीबायोटिक्स दिए गए और बदल बदल करके दिए गए और लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए। कभी वो क्या है कि किसी एक ग्रुप का एंटीबायोटिक देते थे, कभी दूसरे ग्रुप का, कभी तीसरे ग्रुप का, फिर क्या है कि कोई एंटीपायरेटिक देते थे, फिर उसके बाद में कोई इम्यून सप्रेसेंट या इम्यूनिटी डेवलप करने का कारण देते थे। तो कुल मिलाकर के इन सब का देखिए, साइंस को आप एक्चुअल साइंस नहीं माने। ये जो हमारा आयुर्वेद है या मेडिकल साइंस है वो इतना साइंस भी नहीं है जितना हमने समझ लिया है। वो बहुत कुछ आर्ट है, बहुत कुछ कला है, बहुत कुछ कौशल है, बहुत कुछ स्किल है। और उस स्किल के कारण से ही हम क्या है कि अपने पेशेंट्स को बचा सकते हैं। क्योंकि साइंस अगर होता तो कोरोना का एक कोई प्रोटोकॉल तय हो जाता वर्ल्ड लेवल पर, WHO लेवल पर, और वो सब देते रहते। लेकिन बहुत सारे लोगों ने कुछ नहीं लिया और बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ लिया और वो भी ठीक नहीं हुए। तो इसलिए एंटीबायोटिक्स एंटीवायरल की तरह से भी काम करेंगे ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए क्या है कि हम उन पेशेंट्स को बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक दे दें, उसकी बजाय हम उसके दोष, दूष्य, स्रोतस और रोग भूमि को सही करें तो रोग ठीक होते देखे गए, वो रोग ठीक हो रहे हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सीड, सॉइल और जो सीजनल फ्लक्चुएशन है उनको मेंटेन करने से ही रोग ठीक होते हैं। और अगर अपने इन्फेक्शन को पूरी तरह से कल्चर और सेंसिटिविटी करके आइडेंटिफाई भी कर दिया है और उसके अनुसार हमने किस एंटीबायोटिक की सेंसिटिविटी है ये भी दे दिया है, तो भी रोग ठीक नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब वही बात है कि सीड, सॉइल एंड सीजन, दीज आर द मोर इम्पॉर्टेंट। दोष, धातु, मल, अग्नि, आहार और स्रोतस और क्षय गुण, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। और अगर हम इनका ध्यान देते हैं और इनके साथ में हम कोई कृमिघ्न उपाय भी करते हैं तो इन्फेक्शियस डिजीज से लड़ने की हमारी क्षमता उनसे ज़्यादा प्रूव होती है। ये बात निश्चित बता रहा हूँ मैं आपको। हम साधारण तौर पर कुछ औषधियाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि बिडंग है, चित्रक है, ये खदिर है, त्रिमद है या शिरीष है, ये तो हम कृमिघ्न मानते ही हैं। इसके अलावा घी भी एक कृमिघ्न है। हमारे यहाँ से तो घी जो है वो सबसे अच्छा अमृत तत्व है। और इसके अलावा पंचवल्कल, पंचतिक्त, जितने कांचनार, और फिर हम रसशास्त्रीय औषधियों में जाते हैं तो हमारे पास में कजली और गंधक और सिंदूर और रसकर्पूर और बहुत तरह की औषधियाँ और हैं। तो हमारे पास में उन एंटीबायोटिक्स से ज़्यादा अच्छे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स भी मौजूद हैं, लेकिन बशर्ते कि हम अधिक ध्यान हमारा इस बात पर रहता है कि वो जो शरीर है उसमें दोष, धातु, मल, अग्नि, आम, आहार और स्रोतस, क्षय गुण, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनको यदि हम सेव करें तो ये रोग
उनको हम प्रोटेक्ट करें या पोटेंशिएट करें या उनको बल प्रदान करें और प्राकृत श्लेष्मा को बनाने में ज़्यादा ध्यान दें, तो ये सारी स्थितियों से हम बहुत अच्छे ढंग से निपट सकते हैं। और इन्हीं बातों के लिए मैंने आज का ये व्याख्यान खुद अपनी चॉइस से चुना था। मैं आरएवी को फिर एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा कि उसके इस प्रोग्राम में मैं करीब करीब लेक्चर सुने हैं मैंने, और बहुत बड़ा सब्जेक्ट उन्होंने चूज किया है कि जनरल कंसेप्ट से लेकर के सर्जिकल कंसेप्ट और पैरा सर्जिकल कंसेप्ट तक, और बहुत सारे रोगों से लेकर के जो नवीन रोग हैं, जो न्यूअर डिजीजेज है, अनआइडेंटिफाइड डिजीजेज हैं, उन पर भी बहुत सारे लेक्चर करवाए और सभी इतने उपयोगी थे। मैं सभी अपने गुरुजनों का और कंट्रीब्यूटर्स का मैं आभार मानता हूं कि उनके कारण से मेरे ज्ञान में बहुत वृद्धि हुई है। और आरएवी का ये जो 1 साल का कार्यक्रम है, इसके कारण से हम वो कर रहे हैं जो कॉलेजेस में 6 साल तक भी नहीं होता है। एक स्टूडेंट को, एक शिष्य को वैद्य बना रहे हैं, और वैद्य बनाना और डिग्री देना 2 अलग अलग बातें हैं। कॉलेज डिग्री तो दे सकते हैं लेकिन वैद्य नहीं बना सकते। तो हम वैद्य बना रहे हैं और हम उसके साथ साथ चिकित्सा करके प्रायोगिक कर्म से दिखा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा काम है। मैं आरएवी का फिर से धन्यवाद करते हुए आज के व्याख्यान के लिए आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आरएवी का फिर से एक बार धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, और आप सब लोगों से आशा करता हूँ कि आप कुछ इसमें आगे बढ़ेंगे और हम फोर फ्रंट पर आयुर्वेद को फुल स्ट्रीम से डेवलप करने में एक साथ संलग्न होंगे। धन्यवाद। थैंक यू।